हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 9th चैप्टर दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक दैट इज इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस। सो लेट्स बिगिन। इन आवर लास्ट वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवोल्यूशन को हम क्यों ना इक्वेट करें प्रोग्रेस से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मतलब कि अगर कोई स्पीशीज इवॉल्व कर रही है, जैसे हमने जब बात की थी अपनी रेड और ग्रीन बीटल की, है ना, जब हमने बात की थी कि जो रेड बीटल थी ना, वहां पे जब क्रो आ जा रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, क्रो की प्रेजेंस में क्रो क्या कर रहे थे, यहाँ पे रेड बीटल को खा रहे थे चुन चुन के, ठीक है। तो यहाँ पे विद टाइम क्या हुआ, यहाँ पे विद कोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या हुई, यहाँ पे ग्रीन बीटल्स भी इवॉल्व हुई, है ना, और यहाँ पे इवॉल्व हो गई ये ग्रीन बीटल्स। अब ये जब ग्रीन बीटल्स इवॉल्व हुई तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, ग्रीन बीटल्स जो है वो ज्यादा हो गई और रेड वाली जो थी वो कम हो गई, ठीक है। ये वाली जो रेड वाली थी ये कम हो गई, इसका नंबर कम हो गया। और यहाँ पे भी प्रेजेंट क्या थे, क्रो थे, क्योंकि क्रो क्या कर रहे थे, इनको चुन चुन के खा रहे थे, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो रेड, हमने कहा कि ग्रीन जो था इसके पास नेचुरल सिलेक्शन हुआ, तभी तो ये ग्रीन वाले जो है वो सिलेक्ट हुए। और ग्रीन वाले जब सेलेक्ट हुए तो इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, इनके पास एक अपना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि ये जो है ये रेड वाले के ज्यादा डोमिनेंट हो गए और ये जो है ये इवॉल्व हुए। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि रेड वाले बिल्कुल ही वैनिश आउट हो गए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि रेड वाले जो थे वो कम एफिशिएंट थे और ग्रीन वाले जो बीटल्स थे वो ज्यादा एफिशिएंट थे, इसलिए रेड वाले वैनिश हो गए। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ग्रीन जो है, हम इस एक्सपेरिमेंट से ये नहीं कह सकते कि ग्रीन जो है वो सुपीरियर है ओवर रेड। वी कैन नॉट से दिस लाइन, वी कैन नॉट से दिस, है ना, कि ग्रीन जो है वो सुपीरियर है रेड से। That's what the meaning of progress here is, कि हम जब भी बात करते हैं इवोल्यूशन की, क्योंकि ये कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में ही हुआ ना, दिस वॉज अंडर द कोर्स ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। यहाँ पे इवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ और उसी इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, रेड से ग्रीन बीटल्स ज्यादा बने और जब ग्रीन बीटल्स बने तो वो नेचुरली अडेप्टेड हुए। वो क्रो उनको नहीं खा रहे थे, क्रो रेड वाले को खा रहे थे, है ना। तो ग्रीन वालों का नंबर इसी वजह से ज्यादा हो गया क्योंकि क्रो जो है सिर्फ चुन चुन के रेड को खा रहे थे, तो ग्रीन को नहीं खा रहे थे, तो ग्रीन का नंबर ऑब्वियसली ज्यादा हो गया। दैट डजंट मीन कि ये जो रेड वाले इनएफिशिएंट थे या रेड वाले से ज्यादा बेटर ग्रीन वाले थे। उसी तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, बहुत अच्छा और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का। कि अगर हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो थे, हम बोलते हैं कि वो बहुत प्रिमिटिव है, मतलब पहले बैक्टीरिया ही आए, प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रिमिटिव कैरियन यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उनका, हम यही कहते थे। बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो हम लोगों ने क्लास 9th के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ा है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी हम कह रहे थे कि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी बैक्टीरिया जो है उनका न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव है, ये हमने स्टेटमेंट कही थी। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बैक्टीरिया के बाद जितने ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए वो ज्यादा एफिशिएंट थे इसलिए इवॉल्व हुए। वो प्रोसेस जो था, वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो था, उसमें वो ज्यादा एफिशिएंटली पार्टिसिपेट कर पा रहे थे इसलिए, या ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के थे इसलिए वो इवॉल्व हुए। नो, दैट्स जस्ट अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। दैट्स जस्ट अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट के बाद नेचर उसको सेलेक्ट करती है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है वहां पे। और वो जो इवोल्यूशन है दैट मीन्स वो फॉर पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी वो जो इवोल्यूशन हो रहा है वाया जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, दैट कैन बी फॉर पॉजिटिव ऑल्सो एंड फॉर नेगेटिव ऑल्सो। वी कांट से कि ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव टर्म का मतलब यही हो गया कि हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ फायदे का सौदा है इसलिए इवॉल्व हो रहे हैं। नो, इवोल्यूशन का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि कोई भी स्पीशीज जब इवॉल्व कर रही है तो वो एक पॉजिटिव मैनर में इवॉल्व कर रही है। इवोल्यूशन ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के केस में देखते हैं
प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। अगर इतना ही था कि इवोल्यूशन के कोर्स में सारी अच्छी चीजें सिर्फ सिलेक्ट होती तो बैक्टीरिया को तो मर जाना चाहिए था, बैक्टीरिया का तो पूरा पॉपुलेशन ही वैनिश आउट हो जाना चाहिए था, बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी नेचर में सर्वाइव करते हैं, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स, क्योंकि अब बैक्टीरिया को ही देख लीजिए, बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेजर्ट्स में भी सर्वाइव कर रहे हैं, बैक्टीरिया जो है एंटार्क्टिक आर्कटिक एरिया में भी सर्वाइव कर रहे हैं, जहां पे उनका टेम्परेचर क्या है, वहां पे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत लो है। तो आप समझिए हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हर जगह दे कैन सर्वाइव, क्योंकि इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया हुआ है। मॉडिफिकेशंस इनके अंदर अलग अलग तरह की होती है। एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से फिशेस जो है वो एंटार्क्टिक एरिया में भी सर्वाइव कर जाती हैं। वैसे ही इनके पास भी प्रोटीन्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं कि वो बहुत लोअर टेम्परेचर पे प्लस बहुत हायर टेम्परेचर पे, हॉट स्प्रिंजेस जिसकी हमने बात की थी जब हम बात कर रहे थे कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है, मतलब जो एंजाइम यूज किया जाता है बैक्टीरिया से आइसोलेट करके, दैट आर फ्रॉम हॉट स्प्रिंजेस। तो हॉट स्प्रिंजेस जो होते हैं उसमें क्या होता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे थर्मस एक्वाटिकस नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो सर्वाइव कर रहा होता है। तो मेरा यहाँ पे आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक मैं आपको इसका फंडा बता रही हूँ कि क्यों हम ये नहीं कह सकते कि कोई अगर इवॉल्व कर रहा है इट मींस वो प्रोग्रेस कर रहा है। ये प्रोग्रेस कर भी सकता है, ये प्रोग्रेस नहीं भी कर सकता है, ओके। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि प्रोग्रेस शुड बी लिंक्ड विद द टर्म इवोल्यूशन, ओके। जैसे अगर हम बात करें हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन की, सो अगर हम बात करें ह्यूमन इवोल्यूशन की, जैसे हम बात करते हैं कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए, ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए भी वही सब तरीका था कि एक्सकेवेट करना, फॉसिल को स्टडी करना, डीएनए के सीक्वेंसेस को स्टडी करना। तो ये सारी चीजें करके हमने मान लीजिए ह्यूमन इवोल्यूशन को भी स्टडी किया। हम जब ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमन जो चिंपैंजी से है, नो, ऐसा नहीं है। ह्यूमन का इवोल्यूशन जो हो रहा है एक कॉमन एंसेस्टर से ही हो रहा है। एंसेस्टर बोथ सिनेरियो में कॉमन है, ठीक है। एक ही एंसेस्टर था, उसी एंसेस्टर से क्या हो रहा है, चिंपैंजी ग्रो किया, ठीक है। चिंपैंजी के ग्रो करने के बाद ह्यूमन ग्रो कर रहे हैं, और ये जो एंसेस्टर है ये ना तो चिंपैंजी जैसा है ना ही ये ह्यूमन जैसा है। इट मीन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे ट्रेट्स, कुछ ऐसे चीजें एक्यूमुलेट होती चली गई कि वो चिंपैंजी जैसे लगने लगे। फिर धीरे 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 जब इवोल्यूशन और हुआ तो वो जो ट्रेट्स थे वो कुछ ह्यूमन जैसे इवोल्यूशन वाले एनिमल्स भी आए। तो जैसे हम बोलते हैं कि ह्यूमन रेस की जब हम बात करते हैं, हम बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा हम बात करते हैं ह्यूमन रेस की। ह्यूमन रेस में हम क्या कंसिडर कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे होते हैं स्किन का कलर, कि कोई ब्लैक है, कोई ब्राउन है, तो यानी ब्लैक, ब्राउन, और जो भी हमारे पास क्या है ये सारे स्किन कलर्स हैं। तो ये जो ब्लैक ब्राउन स्किन कलर्स हैं हम इनको बोलते हैं कि ये डिफरेंट ह्यूमन रेस है, बट नो, दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ह्यूमन जो है, जितनी भी ह्यूमन स्पीशीज है वो सेम है, ठीक है। ह्यूमन स्पीशीज को हम ऑन द बेसिस ऑफ कलर नहीं डिसाइड कर सकते ना कि ये अलग कलर की स्पीशीज है, ये अलग कलर की स्पीशीज। ह्यूमन की स्पीशीज तो सेम ही है, यानी हमारी स्पीशीज हर जगह सेम है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन है उनका स्पीशीज क्या है, स्पीशीज जो है वो हमारी सेम है। Here comes a very very important point that all human species, that is homo, हम यहाँ पे human species जो बात कर रहे हैं वो हम होमो सेपियंस की कर रहे हैं, ठीक है। और आप कभी भी जब भी जीनस और स्पीशीज लिखते हैं तो जीनस जो होता है आपका कैपिटल में होता है, वो स्टार्ट होता है, और उसकी स्पीशीज जो होती है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है, और उसको हम हमेशा अंडरलाइन करते हैं। दैट्स अ थंब यूनिवर्सल रूल, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल रूल है इसको आप हमेशा फॉलो करें। आप कभी भी कहीं पर भी इसके बारे में जब भी आप जीनस स्पीशीज लिखते हैं प्लीज डू मेंशन अंडरलाइन प्लस स्पीशीज हमेशा स्मॉल लेटर में, ओके। तो होमो सेपियंस की हम बात करते हैं, इनके एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी वर्ल्ड में होमो सेपियंस हैं उनका ओरिजिन जो है वो क्या है, अफ्रीका है। हम सारे ह्यूमन बीइंग जो हैं वो अफ्रीकन हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज पॉइंट कि फिर हम अगर अफ्रीकन थे तो हम अलग अलग जगह कैसे पहुंच गए, राइट। तो ये जो अफ्रीकन थे ये टू एंड फ्रो, यानी कि इधर और इधर, इधर और इधर, हर डायरेक्शन में मूव किए। ये वहां से
एशिया भी गए, वहां से ये अलग अलग कंट्रीज में गए, यूरोपियन कंट्रीज में गए, इंडोनेशिया भी गए, इंग्लैंड भी गए, इंडिया भी आए, चाइना भी गए। हर जगह इनका थोड़ा थोड़ा पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड हुआ, और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में ये गए थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ फीचर्स अडेप्ट किए जो कि फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती गई। तो इस तरीके से ह्यूमन का जो है इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम अफ्रीका। हम लोग जो है हर किसी का ओरिजिन जो है ह्यूमन का, क्योंकि अब ये कैसे पता चला, क्योंकि जो फर्स्ट डीएनए सीक्वेंस या जो फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज ढूंढी गई थी वो अफ्रीका में ढूंढी गई थी। दैट्स वाई ऐसा लगता है साइंटिस्ट को, जो उन्होंने फाइंडिंग्स की है उसके अकॉर्डिंग, कि सारे के सारे होमोसेपियंस जो थे वो कहां से ओरिजिनेट हुए थे, अफ्रीका से। और वहीं से जब वो डाइवर्ट हुए, अलग अलग जगह पे गए, तो हमें अलग अलग कंट्रीज में पॉपुलेशंस मिली, जैसा हमने स्पेसिएशन के टाइम पे डिस्कस किया था ना, जियोग्राफिकल बैरियर्स। तो अब आप ये सोचिए कि ह्यूमन स्पीसीज चाहे किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, दे कैन मेट विथ ईच अदर, इसलिए हम डिफरेंट स्पीशीज नहीं हैं। ठीक है, ये सबसे बेसिक सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं समझा सकती हूँ कि हम मेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वी आर सिमिलर। दैट्स व्हाई हमारा स्पीशीज जो है वो सेम है। जो हमारा मेन ओरिजिन हुआ है वो बेसिकली अफ्रीका से हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, क्योंकि इसमें हम इस पूरे वीडियो में, इस पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि मेंडल ने कैसे जेनेटिक्स बताया, कैसे फिर मेंडल के जेनेटिक्स के बाद हमने बात की कि कैसे इवोल्यूशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मेंडेलियन जेनेटिक्स और इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स है उन दोनों को मिला के। तो ये सारा जो टॉपिक है, ये सारा जो चैप्टर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपका ये बहुत अच्छा फाउंडेशन चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन ड्रॉप दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड डू फॉलो मी ऑन फेसबुक, Instagram, Twitter handle with the same page name ACE पाठशाला। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल टू। विद टाइम आई विल ट्राई टू स्टार्ट टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस, जिससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आए, आप कैसे उसको अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग बच्चों, आप लोग अपना ध्यान रखें, प्लीज बी एट होम एंड स्टे सेफ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।